हेलो एवरीवन, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको आरएस प्री के अंदर 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाते हैं। एवरेज बात करें तो 3 सवाल देखने को मिलते हैं। कुछ गिने चुने 5-4 टॉपिक हैं, उन्हीं को पढ़ना है आपको और उनसे आपका जो 3 या 4 सवाल हैं उनसे मिल जाएंगे। कौन कौन से जो टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ने हैं हर साल, जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आ जाता है पहले टॉपिक का, प्रमुख स्थलाकृतियाँ। प्रमुख स्थलाकृतियों में पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए और मरुस्थल हो गए। इस टॉपिक से एक सवाल ज़रूर आपको देखने को मिलता है। अगर पीछे के सवाल जो अपन बात करें 2021 का जो पेपर हुआ था आरएस प्री का, 2023 का हुआ था, इन दोनों के बारे में बात करें ना गाइज, तो इस वाले टॉपिक से 2021 में एक सवाल आया था, 2023 में कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला था। उम्मीद होगी कि अब की बार 100% आएगा। ठीक है, और ज़्यादा एनालिसिस करें तो 2018 में भी एक सवाल पूछा गया था, 2016 में भी एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे प्रमुख नदियाँ और झीलें। प्रमुख नदियाँ और झीलों के अंदर से 2021 में भी एक सवाल आया था और 2023 में भी एक सवाल आपको पूछा गया था। ठीक है, कृषि के प्रकार से बात करें तो कृषि के प्रकार से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, ना तो 2023 में पूछा गया, ना ही 2021 में पूछा गया। प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो इसमें से 2021 में भी एक सवाल आया था और 23 में भी एक सवाल आपको पूछा गया था। ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, जैसे मरुस्थलीकरण हो गया, वनोन्मूलन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन वाला जो केस हो गया, इनसे भी एक एक सवाल पूछा गया था 2021 में भी और 2023 में भी। इस प्रकार से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी 2023 का आंकड़ा अपन देखें तो 3 सवाल पूछे गए थे और 2021 के अंदर से बात करें तो 2021 में 4 सवाल पूछे गए थे। यही एवरेज रहता है जो मैंने बताया था। अब बात करेंगे अपन गाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ये तो अपन ने देख लिया कि अपने को सिलेबस में ये चीज़ें पढ़नी हैं, साथ में इनको मैं एकदम सरल तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं महाद्वीपों के बारे में बात करते हैं। महाद्वीपों का जब नाम आता है तो विश्व के अंदर से आपको कितने महाद्वीप देखने को मिलते हैं? 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। इन 7 महाद्वीपों से रिलेटेड अपन सारी चीज़ें अपन कवर कर लेंगे, जिससे से वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गाइज, सबसे पहले बात करें तो 7 महाद्वीप कौन कौन से आएंगे, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। इस प्रकार से ये 7 महाद्वीप आते हैं और इन्हीं क्रम वाइज से अपन पढ़ेंगे, जिससे अपने को एकदम सरल तरीके से याद रहे और जो 4 से 3 सवाल का जो एवरेज रहता है वो अपने आराम से सही हो जाए। क्लास की पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। हर क्लास की पीडीएफ फाइल मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करें विश्व का भूगोल के अंदर से, तो ये महाद्वीप आपको दे रखे हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं आज किसके बारे में? अपन बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत माना जाता है ऑल ओवर, तो 20.2% माना जाता है। कितना बताना है आपको? 20.2%। अफ्रीका के अंदर से 54 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 54 देशों का एक समूह है और उसके अंदर से अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण होता है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसके अंदर से चारों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? वो चारों रेखाओं के बारे में बात करें, जैसे कर्क रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई और ग्रीनविच रेखा। ये चारों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। सीधा सीधा आपसे आरपीसी सवाल पूछेगी कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर से चारों रेखाएं गुजरती हैं, तो उसका नाम याद रखना अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, आगे बात करें, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी गया है। कर्क रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, ग्रीनविच रेखा हो गई। ठीक है, ये चारों रेखाएं एक महाद्वीप से गुजरती हैं, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप।
आगे बात करें तो गिन्नी की जो खाड़ी है, गिन्नी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश और साथ में ही 0 डिग्री देशांतर हैं वो काटती हैं। यहाँ पर मैंने आपको एकदम सरल तरीके से याद करवाने के लिए लिखा गया है कि ये गिन्नी की खाड़ी है और गिन्नी की खाड़ी के अंदर से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर हैं वो काटती है। ठीक है। साथ ही बात करें, यहाँ पर चारों गोलार्धों में विस्तार वाला एकमात्र महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से आपको चारों गोलार्ध देखने को मिल जाते हैं, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध। ये चारों के चारों गोलार्ध आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप का जो पुराना नाम था वो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या नाम था इसका पुराना नाम? अंध महाद्वीप था, इसको कहते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो 1883 की बात आती है। 1883 के अंदर से लिविंगस्टोन के द्वारा इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, कब खोजा गया था? अफ्रीका को 1883 के अंदर से डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा खोजा गया था। इसमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले देशों के बारे में बात करें तो 2 देश आ जाते हैं। एक तो अल्जीरिया पहले नंबर पर है और दूसरा जायरे है। ये दोनों नंबर दूसरे नंबर पर आ जाता है। इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से और 54 देश शामिल किए जाते हैं। ठीक है गाइज। आगे बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको नाइजीरिया देश में मिलती है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक पार्ट है। साथ में दूसरा आ जाता है मिस्र। ठीक है। ये दोनों के दोनों आ जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। और आपसे ये पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो याद रखना काहिरा नाइजीरिया में है, जो मिस्र की राजधानी है। ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पर लिखी गई हैं। अब बात करते हैं, ऊपर तो अपन पढ़ कर आए थे अपनी बेसिक जानकारी जो आपको पता होने चाहिए कि किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। बेस अपना तैयार हो चुका है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में अपन आज बात करने वाले हैं कि क्या है आपको देखने को मिलेगा। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें अपन, नाम आ जाता है पर्वतमाला दी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो पर्वतमालाओं का जब जिक्र होता है तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले नाम आ जाता है एटलस पर्वतमाला का। किसका नाम आएगा गाइज? एटलस पर्वतमाला का आएगा। एटलस पर्वतमाला है, ये अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित आ जाती है। अगर याद नहीं हो तो दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जो एटलस है वो उत्तर पश्चिमी भाग में है। किस प्रकार से? जैसे ये मैप का उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा। तो जो एटलस पर्वतमाला है वो इस भाग में आपको देखने को मिल जाती है अफ्रीका के। ठीक है। और जो एटलस पर्वतमाला है ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। ठीक है गाइज। और इसको तटीय श्रेणी भी कहा जाता है। अगर बात करें एटलस पर्वतमाला का तो मुख्य रूप से 3 देशों में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। वो 3 देश कौन से जाते हैं? जैसे अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया के साथ में मोरक्को हो गया, मोरक्को के साथ में टूनीशिया हो गया। ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों के अंदर से एटलस पर्वतमाला का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। और जो 3 देश हैं जैसे अल्जीरिया हो गई, मोरक्को हो गई, टूनीशिया हो गई, इन तीनों को क्या कहलाते हैं? ये बर्बरी राज्य कहलाते हैं। बर्बरी राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इन देशों के अंदर से बर्बर जाति के लोग निवास करते हैं, इसीलिए इसको बर्बरी राज्य कहा जाता है। एटलस पर्वतमाला जब आप देखते हो तो इसमें सबसे जो ऊंची चोटी आती है उसका नाम आ जाता है टोबकल। टोबकल की जो ऊंचाई आ जाती है वो 4105 मीटर आ जाती है और वो मोरक्को देश में बताई जाती है। ये चीज़ें मैंने लिखी भी गई हैं। देखो, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, इन तीनों को बर्बरी राज्य कहलाते हैं। बर्बरी राज्य क्यों कहते हैं? कि बर्बर जनजाति यहाँ पर रहती है, इसलिए इसको बर्बरी राज्य कहा जाता है। और बात करें तो एटलस पर्वतमाला के अंदर सबसे जो ऊंची चोटी है इसका नाम आ जाता है टोबकल। टोबकल की ऊंचाई याद रखना 4105 मीटर बताई जाती है, जो मोरक्को देश में स्थित है। दूसरी पर्वतमाला का नाम आ जाता है ड्रेकनबर्ग। ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित बताई जाती है।
ठीक है, इससे कभी सवाल बना भी नहीं और ना ही बनेगा। मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखा रखी हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करें हैं तो इसकी जो स्थिति है ये साउथ अफ्रीका में आ जाती है। ये प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला केंद्र से शामिल किया जाता है और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या आता है गाइज? उसका नाम आता है एंटीलयाला कंपास के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं आरपीएससी की फेवरेट बार बार पूछी जाने वाली किलिमंजारो के पर्वत के बारे में। ये भी एक पर्वतमाला है, याद रखना। और इसका जो स्थिति आ जाती है ये अफ्रीका महाद्वीप में आ जाती है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है किलिमंजारो। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर बताई जाती है। इसकी स्थिति बात करें तो तंजानिया देश में ये अवस्थित है। तंजानिया और केन्या की सीमा पर इसकी स्थिति बताई जाती है, मतलब कि तंजानिया और केन्या की सीमा पर इसकी स्थिति बताई जाती है। साथ ही बात करें तो ये विषुवत रेखा के पास स्थित है। कहाँ पर है? विषुवत रेखा के पास में स्थित है। पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो चारों रेखाएं होती हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से गुजरती हैं, तो याद रखना विषुवत रेखा है ना, उस विषुवत रेखा के पास में किलिमंजारो पर्वत देखने को मिल जाता है। किलिमंजारो है वो पर्वत भी है, एक चोटी भी है, ये याद रखना। आगे बात करें तो जो किलिमंजारो पर्वत है ना, ये एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा है? डेड ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर लिखाई है, ये मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा कौन सी आ जाती है पर्वतमाला? दूसरी आ जाती है रोवंजारो। रोवंजारो के बारे में जब चर्चा करते हैं ना गाइज, तो इसको कहते हैं चांद का पर्वत भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? चांद का पर्वत कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो रोवंजारो है, ये युगांडा देश में इसकी स्थिति बताई जाती है। और जो चांद का पर्वत है रोवंजारो को किसने कहा था? ये टोमली ने संज्ञा दी थी। किसने दी थी? टोमली ने संज्ञा दी थी। आगे बात करते हैं कैमरून के बारे में। कैमरून भी अफ्रीका महाद्वीप की एक पर्वतमाला है। उसके बारे में बात करें तो कैमरून पर्वतमाला कैमरून देश के अंदर है, उसी के नाम पर इसको रखा गया। ये विषुवत रेखा के पास में है और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है। उसका नाम आ जाता है कैमरून। ठीक है, इस प्रकार से जो पर्वतमालाएं हैं अफ्रीका महाद्वीप की वो कंप्लीट हो जाती हैं, जो मैंने आपको बता दी गई हैं गाइज। अब बात करते हैं नदियों वाला टॉपिक। नदियों वाला भी आपको सिलेबस में दे रखा है, जो मैंने यहाँ पर लिखाई थी। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी कि प्रमुख नदियाँ भी अपने को पढ़नी हैं और झीलें भी पढ़नी हैं। तो मैं सारा एकदम कंप्लीट सातों महाद्वीप के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इसके आपसे बाहर चला जाए। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करके रखी हैं गाइज। आगे बात करते हैं नदियों के बारे में। अपन डिस्कस कर रहे थे, पर्वतमाला अपन पढ़ चुके थे। तो जब नाम आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप में नदियों का नाम आता है तो नाम आता है सबसे पहले नील नदी का। किसका नाम आता है? नील रिवर का आता है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। यहाँ पर क्या लिखोगे? विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। अगर आपसे चौड़ी पूछी जाए तो अमेजन बतानी है आपको। नील नदी बात करें तो इसकी 2 शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। कितनी हैं? 2 शाखाएं। जब 2 शाखाओं का जिक्र होता है तो कौन कौन सी? एक आ जाती है श्वेत नील और दूसरी आ जाती है कौन सी? नीली नदी। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो एक का नाम लिखो यहाँ पर श्वेत नील और दूसरे का आप यहाँ पर क्या लिखोगे? नीली नील। कौन सा लिखोगे? नीली नदी लिख सकते हो आप यहाँ पर, या फिर आप ये लिख सकते हो नीली नील भी इसको कहते हैं। नीली नील, ये 2 इसकी शाखाएं आ जाती हैं नील नदी की। ये याद रखना गाइज, कौन कौन सी? श्वेत नील और नीली नील। सबसे पहले अपन जिक्र कर लेते हैं गाइज किसके बारे में? श्वेत के बारे में। यहाँ पर लिखो श्वेत नील।
श्वेत नील के बारे में जब डिस्कस होता है तो अपन क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी लिखने वाले हैं। ये है विक्टोरिया झील से निकलती है। क्या लिखोगे सबसे पहले, कहाँ से निकलेगी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यह है विक्टोरिया, यह विक्टोरिया झील से निकलती है, निकलती है। एक सप्ताह के अंदर अपन अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट कर देंगे 7 क्लास में, सारा का सारा 3 या 4 सवाल बनेंगे, वो सारे अपन कवर कर लेंगे। दूसरा बात करें तो जो नील श्वेत नील है, श्वेत नील के अंदर से बात करें तो यह विषुवत रेखा को एक बार पार करती है। क्या लिखोगे, यह विषुवत रेखा को, क्या लिखोगे, यह विषुवत रेखा को एक बार काटती है। कौन सी नदी है, श्वेत नील। आगे बात करें तो यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर बात करें तो जो श्वेत नील है ना, इस श्वेत नील का जो युगांडा देश से संबंध होता है, क्यों आता है कि यहाँ पर जो युगांडा की राजधानी कौन सी है, कंपाला। कंपाला इस नदी के तट पर बना या फिर स्थित है, ये भी चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखोगे, युगांडा, युगांडा की राजधानी, युगांडा की राजधानी कौन सी, कंपाला, कंपाला इसके तट पर है। ठीक है, चौथा बात कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। और युगांडा है, उस युगांडा के अंदर से ही इस नदी के ऊपर से ओवेन बांध बना हुआ है। यहाँ पर क्या लिखोगे, युगांडा में इस नदी पर कौन सा बांध बना है, उस बांध का नाम याद रखना, कौन सा है, ओवेन बांध, ओवेन बांध बना है। ठीक है गाइज, एक देश और है जिसकी राजधानी इसके तट पर भी देखने को मिलती है, वो भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर नाम आ जाता है उसका गाइज, दक्षिणी सूडान। कौन सा लिखोगे, दक्षिणी सूडान की राजधानी, राजधानी कौन सी, जूबा, जूबा इसके तट पर है। ठीक है गाइज, तो ये थी श्वेत नील नदी के बारे में। अब बात करते हैं नीली नील के बारे में। दूसरा जो पार्ट आता है, दूसरी जो शाखा है नील नदी की, उसका नाम लिखो आप नीली नील। नीली नील के बारे में बात करें ना गाइज, तो इसके अंदर से बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये इथोपिया की टाना झील से निकलती है। ये चीज़ें आप लिखो यहाँ पर, यह इथोपिया, यह इथोपिया की कौन सी झील है, टाना, टाना झील से निकलती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, एक तरफ से शाखा आती है कौन सी, श्वेत नील। यहाँ पर लिख सकते हो, मैप से ज़्यादा याद रखोगे आप, श्वेत नील। और एक तरफ से इधर से आती है और बाद में एक संयुक्त रूप होकर चला जाता है जिसको नील नदी कहा जाता है। इसको बोला जाता है नीली नील। नीली नील, इसके मध्य एक मैदान है, ये मैदान है, इस मैदान का नाम याद रखना, ये आ जाता है दोआब अलगजीरा का मैदान। ठीक है, कौन सा लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे दोआब अलगजीरा, दोआब अलगजीरा का मैदान। ये मैदान कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, कपास की खेती, कपास की खेती के लिए जाना जाता है। कौन सा, दोआब अलगजीरा
का मैदान है वो जो श्वेत नील और नीली नील के मध्य बना हुआ है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। यहाँ पर जब ये मिलती हैं तो वो कौन से देश में मिलती हैं? ये सूडान में मिलती हैं। सूडान में मिलती है और सूडान की एक राजधानी है, उस राजधानी का नाम याद रखना कौन सा जाता है? उसका नाम आ जाता है खार्तूम। क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो खार्तूम। ये इसकी राजधानी है सूडान की। यहाँ पर जाकर ये दोनों शाखाएं हैं वो मिलती हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करें तो जो नीली नील है ना, इस नीली नील के अंदर से सूडान देश के अंदर से सूडान में एक बांध बना है और सूडान के अंदर से बांध का नाम क्या लिखोगे? सेन्नार। सेन्नार बांध। सेन्नार बांध बना है और ये सेन्नार बांध कहाँ है? नीली नील के ऊपर बना हुआ है, सूडान में है। ठीक है, आगे बात करें तो जो मिस्र की राजधानी काहिरा है ना, वो काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है। ये भी लिख सकते हो। मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा नील नदी के तट पर है। इन चीज़ों का थोड़ा सा याद रखना। मिस्र में जब अपन चलते हो तो मिस्र के अंदर से आपको यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर मिलेगा आपको आसवान बांध। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। नीली नील के अंदर से क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो मिस्र में इस नदी पर आसवान बांध। और जो आसवान बांध बना हुआ है, और जो आसवान बांध है कहाँ पर? ये याद रखना नासिर झील पर है। कहाँ पर क्या लिखोगे? नासिर झील पर। ठीक है, और ये झील किससे बनती है? ये नील नदी से ही बनती है, याद रखना। जब नीली नील के बारे में बात करें तो नीली नील के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है, जो मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। ये भी लिख सकते हो। मुहाने पर कौन सा बंदरगाह लिखना है आपको? अलेक्जेंड्रिया। यहाँ पर लिखो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। ठीक है, ये क्या है? ये मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह माना जाता है। यह जो नदी है ना, यह नदी डेल्टा बनाती है तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। यह डेल्टा बनाती है। ठीक है, साथ में बात करें बहाव कहाँ से? दक्षिण से चलता है इसका, दक्षिण से किस तरफ? उत्तर की ओर। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? नीली नील भूमध्य सागर में मिल जाती है। भूमध्य सागर में मिल जाती है। ठीक है गाइज, और इसके अंदर से जो डेल्टा बनता है वो संसार का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा भैया नदी बनाती है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। ऐसे तो वैसे देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कांगो हो गई, जायरे हो गई। कांगो और जायरे एक ही नदी का नाम आ जाता है। जम्बेजी आ गया, लिम्पोलो आ गया, नाइजर नदी आ गई। ऐसे बहुत सारे हैं। मरुस्थलों के बारे में जैसे कालाहारी मरुस्थल हो गया, नामीब हो गया, सहारा हो गया, ये सारे के सारे अपन
नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी उम्मीद रहेगी, अपना जो एक लक्ष्य रहेगा 7 दिन के अंदर से अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। बाद में आप जाके कोई भी दुकान का पेपर दे लेना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन क्लासों से मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।